हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 4 जनवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके गाइस, ठंड बढ़ गई है, सुबह सुबह उठने में तकलीफ होती होगी, लेकिन फिर भी अलार्म की तरह आपका ये करंट अफेयर का सेशन हर रोज सुबह 6 बजे आपको उठाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है लामनी पार्क के संदर्भ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? लामनी पार्क। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। बोला जा रहा है आपसे, लामनी पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए लामनी पार्क के बारे में क्या है। तो लामनी पार्क बस्तर जिले के जगदलपुर में, ध्यान रखिएगा, बस्तर जिले के जगदलपुर में वन विभाग का एक पार्क है। ठीक है, जगदलपुर में वन विभाग का पार्क है। और लामनी, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है लामनी। और यहीं पे पक्षी विहार बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पक्षी विहार। ध्यान रखिएगा, पक्षी विहार का निर्माण किया जा रहा है। और इस पक्षी विहार में टारगेट रखी गई है कि पूरे, अगर हम बात करें तो 20 विदेशी प्रजाति, ध्यान रखिएगा, 20 विदेशी प्रजाति के 600 से अधिक पक्षियों को यहां पे बसाया जाएगा। 600 से अधिक पक्षियों को यहां पर बसाया जाएगा। कब से शुभारंभ होगा? तो ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस लामनी पार्क के पक्षी विहार का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंफॉर्मेटिव, बस्तर जिले का जगदलपुर में लामनी। ध्यान रखिएगा, यह बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार होगा। बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार। क्लियर है? तो ये चीज आप याद रखेंगे और इसमें विदेशी प्रजाति के पक्षियों को रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इनकी संख्या जो है 600 से भी अधिक प्रवास होंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कथन पे विचार करना है। तो क्या बोला गया है? पहला कथन है, मलेशिया के तर्ज पर राज्य के बस्तर जिले में लामनी पार्क में पक्षी विहार का निर्माण किया जा रहा है। ये भी करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट है। क्यों? अभी ये निर्माणाधीन है और ये 26 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। निर्माणाधीन के बारे में अगर हम बात करें तो निर्माणाधीन है और 26 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक चीज और आप याद रखिएगा कि इस पक्षी विहार का जो एरिया है वो कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसकी लेंथ होगी 120 मीटर की। ठीक है, लेंथ जो होगी इसकी 120 मीटर की होगी। अगर हम विड्थ के बारे में बात करें, चौड़ाई जो होगी वो होगा आपका 40 मीटर की। और हाइट, ध्यान रखिएगा, हाइट जो है ये रहेगी 15 मीटर की। ठीक है, ये इसका डायमेंशन है पक्षी विहार का। क्लियर रहेगा। कितनी प्रजातियां? 20 विदेशी प्रजातियां। कितने पक्षी? 600 से अधिक। कहां पे होगा? बस्तर जिले में। और बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार कब स्टार्ट होगा? 26 जनवरी। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। क्लियर है? पहला स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, लामनी पार्क बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार होगा। ये भी करेक्ट है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि बस्तर संभाग का ये पहला पक्षी विहार होगा। दूसरे में आपको बोला जा रहा है, इस पक्षी विहार में 30 प्रजातियों के विदेशी पक्षियों को रखने की योजना बनाई गई है। अब यहां पे सोचने वाली बात है, मैंने यहां पे अभी बताया है 20 प्रजाति के 600 से अधिक पक्षी। तो अब यहां ये 30 प्रजाति वाला स्टेटमेंट जो है ये है आपका गलत। सिर्फ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है आपका करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा आपका यहां पर करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है यहां पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फाइनेंशियल साइबर क्राइम को रोकने तथा शिकायत हेतु किस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फाइनेंशियल साइबर क्राइम में क्या क्या शामिल होता है? जैसे वित्तीय लेन देन से संबंधित, अगर हम बात करें आपसे वित्तीय लेन देन से संबंधित, ठीक है, वित्तीय लेन देन से संबंधित कोई भी फ्रॉड होता है, वित्तीय लेन देन से संबंधित कोई भी फ्रॉड होता है, तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए, उसके बारे में शिकायत करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए सिटीजन पोर्टल ओपन किया गया है, जिसमें आप डायरेक्टली वित्तीय लेन देन से रिलेटेड यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी धोखाधड़ी होती है, आपके साथ साइबर क्राइम होता है, तो उसकी शिकायत के लिए, साथ ही साथ उसके निवारण हेतु, ध्यान रखिएगा, उसके निवारण हेतु टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया है 1930। ठीक है, 1930 किसके लिए स्टार्ट किया गया है? फाइनेंशियल साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सियान जतन, ध्यान रखेंगे आप, सियान जतन के लिए भी अलग से, ठीक है,
सियान जतन के लिए एक अलग से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। कौन सा नंबर? 1930। किसके लिए? वित्तीय लेन देन से हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए, और जो भी इसके शिकार हो रहे हैं उन सभी को इसके शिकायत के लिए आपका अगर हम बात करें हेल्पलाइन नंबर 1930 स्टार्ट किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस बालक को राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहली चीज, राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भारतीय बाल कल्याण परिषद, भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा, भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के, ध्यान रखेंगे आप, कोरबा जिले के अमन ज्योति को दिया गया है, अमन ज्योति जाहिर को दिया गया है। उनका पूरा नाम है अमन ज्योति जाहिर, ध्यान रखेंगे आप, अमन ज्योति जाहिर को दिया गया है। कहां के हैं? कोरबा के हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के अमन ज्योति जाहिर नाम है। वर्ष 2021 का दिया गया है। किसके? कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। ठीक है, इसके अलावा एक बार आप पीयूष जायसवाल, ये नाम अगर आपने सुना होगा तो पीयूष जायसवाल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पीयूष जायसवाल को छत्तीसगढ़ का बाल वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बाल वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में पीएचडी की थीसिस के बारे में स्टडी किया है, पीएचडी थीसिस के बारे में स्टडी किया है, और डिफरेंट टाइप के इन्वेंशंस में, ठीक है, डिफरेंट इन्वेंशंस में, इनोवेशन में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और ये पीएचडी थीसिस से रिलेटेड सारे वर्क को करते हैं, और इनका बाल वैज्ञानिक का, छत्तीसगढ़ बाल वैज्ञानिक का खिताब इनके नाम दिया गया है। ठीक है, बट यहां पे क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार से संबंधित, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, अमन ज्योति जाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए गए अनुतोष अभियान के संबंध में सत्य विकल्प का चयन करें। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। किसके बारे में बात कर रहा है? अनुतोष अभियान। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहां पे है? बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर। इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा, कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में बात करें आपसे तो कार्यकारी अध्यक्ष है जस्टिस गौतम भादुड़ी, याद रखेंगे आप, जस्टिस गौतम भादुड़ी इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और हाल ही में इन्होंने अनुतोष अभियान की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पेंशन या जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले का पीड़ित है या पीड़ित पक्षकार है, उनको त्वरित विधिक सहायता, ध्यान रखिएगा, त्वरित विधिक सहायता प्रदान करना। क्लियर रहेगा? त्वरित विधिक सहायता प्रदान करना। तो अब यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए गए अनुतोष अभियान के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो अनुतोष अभियान में सिर्फ ए स्टेटमेंट करेक्ट होगा, और ए स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है, ऑप्शंस का यहां पे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां पे कुछ ऑप्शंस का प्रॉब्लम यहां पे हो रहा है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा यहां पे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है यहां पे रायपुर नहीं हो सकता, क्योंकि विधिक सहायता की अगर हम बात करें, विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से नालसा होता है NALSA, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिस तरीके से होता है, जो लोक अदालत लगाती है, यानी कि जगह जगह पे लोक अदालत लगाया जाता है नालसा के द्वारा। इसी तरीके से यहां पे अगर आप देखेंगे तो SLSA है, सालसा है। ठीक है, SLSA है, सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो कहां पे है? न्यायधानी बिलासपुर में। कौन है इसके कार्यकारी अध्यक्ष? जस्टिस गौतम भादुड़ी। और यहां पे थोड़ा सा आपका ऑप्शन जो है वो ए होगा करेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए।
हाल ही में चर्चित सीसल कला का संबंध राज्य के किस जिले के जनजाति से है? सीसल कला, पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि सीसल कला एक्चुअली है क्या। तो ध्यान रखिएगा, सीसल कला जो है मारिया और मूड़िया जनजाति, मारिया और मूड़िया जनजाति का कला है। ध्यान रखिएगा, माड़िया और मूड़िया जनजाति का कला है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है तो ध्यान रखिएगा, जगदलपुर और बकावंड क्षेत्र में, जगदलपुर और बकावंड क्षेत्र के मैदानी भाग में, और बकावंड क्षेत्र के मैदानी भाग में राम बांस करके एक बांस का पौधा मिलता है। ठीक है, मैदानी भाग में राम बांस मिलता है, राम बांस। ठीक है, राम बांस मिलता है। तो ये क्या करते हैं, इस राम बांस को पहले रेशा निकालते हैं। इस राम बांस से पहले क्या निकाला जाता है, रेशा निकाला जाता है, और रेशा को पहले उबालते हैं। उबालने के बाद, क्लीन करके उबालने के बाद इसमें अलग अलग कलर मिक्स किया जाता है, अलग अलग रंग मिलाते हैं, अलग अलग रंग मिला करके इसको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद इससे सजावट की वस्तुएं, खिलौने, बच्चों के खिलौने की अगर हम बात करें तो, इसके अलावा वॉल पेंटिंग्स, ध्यान रखिएगा, वॉल पेंटिंग्स या फिर वॉल हैंगिंग का निर्माण किया जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, इन राम बांस के रेशे से अलग अलग सजावट की वस्तुओं के साथ साथ वॉल हैंगिंग की अगर बात करें, वॉल हैंगिंग, बच्चों के खिलौने इत्यादि को बनाया जाता है, और ये किस जनजाति से जुड़ा हुआ है, मारिया और मूड़िया जनजाति से। कौन से क्षेत्र में, बस्तर, ध्यान रखिएगा, बस्तर जिले। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा किस योजना का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया जाएगा? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्य के कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2023-24 में की जाएगी? तो इनमें से सारी योजनाओं के बारे में बात करें तो कृष्णा कुंज ऑलरेडी सितंबर 2022 में स्टार्ट किया जा चुका है, बाल बाड़ी योजना भी 5 सितंबर को स्टार्ट किया जा चुका है। अब बचता है आपके पास वृक्ष संपदा योजना, जिसकी शुरुआत 2023-24 के वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। जो भी कास्ट आधारित उद्योगों का काम कर रहे हैं या कास्ट आधारित पेशे से जुड़े हुए जो कृषक है उनके लिए। क्लियर है? इतनी सी चीज आप याद रखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा आपका वृक्ष संपदा योजना। इस योजना में क्या क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, कृषकों के निजी भूमि पर, कृषकों की अगर हम बात करें, कृषकों के निजी भूमि पर 36,000 प्रति एकड़ के हिसाब से वृक्ष लगाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और अगर आप 5 एकड़ तक की भूमि पर वृक्ष लगाते हैं तो आपको 100% अनुदान मिलेगा, और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो 50% की अनुदान मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक 36,000 प्रति एकड़ के दर से 5 साल तक 36,000 प्रति एकड़ की दर से अगर वृक्ष लगाता है तो 5 साल में 1.80 लाख, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1,80,000 वृक्ष हो जाएंगे। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कास्ट आधारित व्यापार में बहुत कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने से राज्य में कृषकों की आय बढ़ेगी। ठीक है, आय बढ़ेगी। और 5 साल के बाद अगर हम देखेंगे यहां पे तो प्रति एकड़ 15 से 50,000 प्रति एकड़ आय होगी। अगर ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया तो ये प्लानिंग है कि जो कृषक हैं वृक्षारोपण से जुड़ेंगे, वृक्ष संपदा योजना से जुड़ेंगे, उनको 15 से 50,000 रुपए प्रति एकड़ 5 साल के बाद की आमदनी होगी। अब बात आती है इस वृक्ष संपदा योजना में किस टाइप के पेड़ लगाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस वृक्ष संपदा योजना में टिश्यू कल्चर सागौन, इसके अलावा मिलिया डुबिया, इसके अलावा टिश्यू कल्चर बांस,
नीलगिरी, यानी अगर हम बात करें क्लोनल नीलगिरी की, तो ये सारे के सारे वृक्ष वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत लगाए जाएंगे। क्लियर है? तो किसानों की आय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 2023 से 24 के वित्तीय वर्ष में किया जाएगा, और यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कौस्तुभ चटर्जी को शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भारत के किस क्रम के ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है? ध्यान रखिएगा, हाल ही में एमपीएल 55, ध्यान रखेंगे आप, एमपीएल 59 नेशनल सीनियर शतरंज चैंपियनशिप सीनियर चैंपियनशिप में अगर हम बात करें, शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। और इस आयोजन में वेस्ट बंगाल के रहने वाले कौस्तुभ चटर्जी को, ध्यान रखिएगा, कौस्तुभ चटर्जी को शतरंज का भारत के शतरंज का 78वें ग्रैंड मास्टर का 78th ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। और अब बात आती है 77 की, तो ध्यान रखिएगा 77वें ग्रैंड मास्टर की अगर हम बात करें, 77वें ग्रैंड मास्टर की बात करें, तो इसका नाम है, इस बच्चे का नाम है, बच्चा ही बोल सकते हैं क्योंकि इनकी एज जो है 16 ईयर्स का है, 16 ईयर्स के हैं, और इनका नाम है आदित्य मित्तल। ठीक है, आदित्य मित्तल भारत के अंडर 17 77th ग्रैंड मास्टर, क्लियर रहेगा, जिसका नाम है आदित्य मित्तल। पूछा गया था यहां पे किसके बारे में? कौस्तुभ चटर्जी के बारे में। तो कौस्तुभ चटर्जी को 78वें ग्रैंड मास्टर का खिताब, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु वनोपज उत्पाद पार्क राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? ध्यान से देखिएगा, लघु वनोपज उत्पाद पार्क, इसमें क्या क्या शामिल है? महुआ फूल सूखा, ध्यान रखिएगा, महुआ फूल सूखा। इसके अलावा सबसे ज्यादा अधिकता की बात करें कि जहां पे अधिकता है, महुआ फूल सूखा, चिरौंजी गुठली, इमली, इन सभी का बहुतायत कहां पे है? गरियाबंद में। और गरियाबंद के देवभोग के ध्यान रखिएगा, देवभोग के इंदा गांव में लघु वनोपज उत्पाद पार्क का स्थापना किया जा रहा है। इंदा गांव में लघु वनोपज उत्पाद पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे, यहां पर महुआ फूल सूखा, चिरौंजी गुठली, इमली, महुआ बीज के साथ साथ भी अगर हम बात करें तो लाख, इन सभी का कच्चे माल का, जो भी कच्चे माल मिल रहे हैं, इन सभी कच्चे माल के मूल्यवर्धन के लिए, ध्यान रखिएगा, कच्चे माल को मूल्यवर्धक बनाने के लिए लघु वनोपज उत्पाद पार्क की स्थापना गरियाबंद जिले के देवभोग के इंदा गांव में किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गरियाबंद जिले में ही और भी बहुत सारे प्रसंस्करण केंद्र जो हैं प्रस्तावित हैं, जिनमें से अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो चिरौंजी प्रसंस्करण, लाख प्रसंस्करण केंद्र, दाल प्रसंस्करण केंद्र, नीम, महुआ एवं कुसुम बीज तेल, ध्यान रखिएगा, कुसुम तेल प्रसंस्करण, इसके अलावा मसाला प्रसंस्करण केंद्र, ये सब के सब गरियाबंद जिले में प्रस्तावित है, जिसकी स्थापना बहुत ही जल्द की जाएगी। तो यहां पे पूछा गया था लघु वनोपज उत्पाद पार्क राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया? तो गरियाबंद। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान और मक्के पर आधारित एथेनॉल प्लांट किस जिले में प्रस्तावित है? ध्यान से देखेंगे, यहां पे धान और मक्के पर आधारित एथेनॉल प्लांट निम्न में से किस जिले में प्रस्तावित है? तो पहली चीज आप यहां पर एथेनॉल प्लांट के बारे में जानेंगे। एथेनॉल प्लांट कवर्धा जिला, पहली चीज कवर्धा जिला, भोरमदेव एथेनॉल प्लांट किस पे बेस्ड है? बेस्ड मतलब इसका आधार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, गन्ना। ठीक है,
गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट। दूसरी चीज, सरकार के द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्सिंग की बात कही गई है, जो एट प्रेजेंट मतलब अभी इस वक्त में 8.5% है। ठीक है, 8.5% है। लेकिन केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डायरेक्टिव इशू किया है उसके आधार पे सरकार को, राज्य सरकारों की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग राज्य सरकारों को 10% तक एथेनॉल मिक्स करना है पेट्रोल में। क्लियर रहेगा। अब बात आती है भोरमदेव एथेनॉल प्लांट में प्रोडक्शन प्रतिदिन 80,000 लीटर, ध्यान रखिएगा 80,000 लीटर जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा 80,000 प्रति लीटर भोरमदेव एथेनॉल प्लांट से, जो कि गन्ना आधारित है। बट क्वेश्चन में पूछा गया है धान और मक्के पर आधारित, तो ध्यान रखिएगा धान और मक्के पर आधारित पहला जो होगा वो होगा आपका बेमेतरा का पथर्रा गांव, बेमेतरा जिले का पथर्रा गांव। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये होगा सरगुजा जिले का लुंड्रा, सरगुजा जिले का लुंड्रा, ध्यान रखेंगे आप, लुंड्रा का जमीरा गांव। ठीक है, लुंड्रा जमीरा गांव, ठीक है, लुंड्रा तहसील जमीरा गांव सरगुजा में। अब बात आती है कि इसका प्रोडक्शन में टोटल क्या हमें मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी में 8 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, यहां से हम 8 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर पाएंगे। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, टोटल अगर प्रोडक्शन की बात करें दोनों यूनिट को मिला करके तो 8.65 लाख लीटर प्रतिदिन के दर से प्रोडक्शन होगा, और ये किस पे बेस्ड होगा, धान एवं मक्के के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था एथेनॉल प्लांट किस जिले में प्रस्तावित है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सरगुजा और बेमेतरा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र का आयोजन कहां शुरू किया गया। तो पहली चीज भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति, ठीक है, भारतीय इंडियन हिस्टोरिकल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय अभिलेख समिति के बारे में तो ध्यान रखिएगा भारतीय अभिलेख समिति का 63वां सत्र जो है लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। 63वां सत्र कहां है आपका, लखनऊ में। ठीक है, IHRC यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। अब ये कहां कब आयोजित हो गया, तो 1919 में स्थापित किया गया। कहां पे, न्यू दिल्ली में, ध्यान रखेंगे आप, न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया। काम क्या है, तो अभिलेखों से संबंधित जानकारी, उसके ऊपर जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, और साथ ही साथ कोई भी अभिलेख का रिसर्च करना हो उसके बारे में केंद्र सरकार को जानकारी देना। IHRC का काम क्या है, केंद्र सरकार को जानकारी देना, किसके मामले में, अभिलेखों के अनुसंधान के बारे में, अभिलेखों से जुड़े तथ्यों के बारे में। क्लियर है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि अभिलेख समिति का 63वां सत्र का आयोजन कहां शुरू किया गया, तो 63वें सत्र का आयोजन शुरू किया गया लखनऊ। अब लखनऊ से एक चीज आपको और याद रखना होगा कि यूनिवर्सिटी गेम्स, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी गेम्स जो है लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। क्लियर है, यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां होगा, लखनऊ में। लखनऊ के बाद फिर वाराणसी में और गोरखपुर में, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए बात यहां पे 63वें सत्र का आयोजन, करेक्ट ऑप्शन बन गया लखनऊ। वाराणसी का भी एक यहां पे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वाराणसी में हाल ही में काशी तमिल संगम हुआ था। काशी तमिल संगम, ध्यान रखेंगे, काशी तमिल संगम। अब इस संगम में क्या हुआ, तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम काशी तमिल संगम के माध्यम से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उज्जैन, उज्जैन के बारे में याद रखेंगे, हाल ही में महाकाल लोक का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, महाकाल लोक का, कहां पे, उज्जैन में। नेक्स्ट बोध गया, बोधिसत्व, याद रखिएगा, बोधि महोत्सव का आयोजन, बोधि महोत्सव आयोजन बोध गया बिहार में। ठीक है, बोध गया बिहार में बोधि महोत्सव का आयोजन किया गया। क्लियर रहेगा।
इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन था भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख का समिति का 63वां सत्र का आयोजन के बारे में, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, लखनऊ में हुआ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पे भी। अब मैंने यहां पे 1919 क्यों बोला, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग चलेगा तो आप सीधा सीधा जाइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहां पे खुदाई हुआ वो था हड़प्पा, और हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत की गई थी 1921 में, यानी कि IHRC भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के गठन के 2 साल बाद दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा हिस्ट्री, करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ जितने भी आपके स्टैटिक्स पार्ट है उन सबको रिलेट कीजिए, रिमाइंड कीजिए, सारी चीजें क्लियर होते चले जाएंगी। बिल्कुल, चलिए तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्वेश्चन है आपका द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23, ध्यान से देखिएगा, द्विपक्षीय बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन 23 का आयोजन भारतीय वायुसेना और किस देश के वायुसेना के साथ किया जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।